विजयी रथ अब निकल पड़ी है, जीत तुम्हारी पक्की है, मेरा योगदान चल रहा है, बस थोड़ा सा तेरा योगदान बाकी है। नमस्कार साथियों, वेद प्रकाश सर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वेद प्रकाश सर के अभिवादन को स्वीकार करें। इस वीडियो में हम व्याकरण के गठित विस्तारित अध्ययन करने वाले हैं। आप सब इस वीडियो को अंत तक देखें। व्याकरण का यह पार्ट 1 होगा, व्याकरण को पार्ट 3 तक समाप्त कर दिया जाएगा और पार्ट 4 जो रहेगा वो व्याकरण संबंधित कुल प्रश्नों का होगा। हम आप सभी का एक एक सेकंड का महत्व समझते हैं। आप इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि व्याकरण संबंधित जितने भी प्रश्न आपको दिख जाए, आप उन सभी प्रश्नों को सरलता से, आसानी से, एकदम इजीली तरीके से सॉल्व कर दें। यही हमारी निष्ठा है, यही हमारा संकल्प है। आप सब सहयोग करें, देखिए हम सब कितना तक सफल होते हैं। आइए हम अपने इस पावन निष्ठा के साथ अपनी इस पवित्र क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक व्याकरण है। व्याकरण के जनक महर्षि पाणिनि को कहा जाता है। व्याकरण 3 शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस आ प्लस करण, अर्थात व्याकरण का अर्थ होता है भली भांति समझना। अर्थात व्याकरण किसे कहते हैं? पहला नंबर क्वेश्चन, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, व्याकरण वह विद्या है जिसके माध्यम से हम भाषा के शुद्ध रूप को पढ़ते, लिखते एवं समझते हैं। व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, ईंट यानी वर्ण विचार, दीवार यानी शब्द विचार और पूरे ढलैया यानी वाक्य विचार। इसमें एक शब्द आपको दिख रहा होगा, भाषा। भाषा, भाषा किसे कहते हैं? चलिए इसको विस्तारित रूप से हम समझने का प्रयास करेंगे कि भाषा क्या है। आखिर हम भी बोल रहे थे भाषा ही है, लेकिन भाषा है या बोली है? अभी हम भाषा के जब विस्तारित अध्ययन करेंगे तब हमको समझ में आएगा कि अभी जो हम बोले भाषा है या बोली है। भाषा का विस्तारित अध्ययन चलिए हम लोग कर लेते हैं। भाषा, अगला टॉपिक हमारा भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई कैसे। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से लिया गया है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कहना या बताना। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से लिया गया है। भाष धातु का अर्थ होता है कहना या बताना। अर्थात हम लोगों के मन के अंदर जो विचार उत्पन्न होता है, मन के अंदर जो तरंगे चलती है, उसको दूसरे से बताना या कहना ही क्या कहलाता है? भाषा। यू मीन्स हमारे अंदर जो विचार चल रहा है उसको हम किसी दूसरे के समक्ष प्रकट करेंगे, तो हमने क्या किया? भाषा से उसको बताया, अपने अंदर के विचार को उनके समक्ष रखा। इसके लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा 3 प्रकार से हो सकता है। पहले हम भाषा के सुगठित परिभाषा को समझ लेते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने भाव या विचार को दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है और दूसरे के भाव, विचार या इच्छा को ग्रहण करता है। भाषा 3 प्रकार के होता है। भाषा 3 प्रकार के होता है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। चलिए इस भाषा के प्रकार को समझते हैं हम लोग। मन के अंदर जो भी विचार या भाव या इच्छा होती है
उसको दूसरे के समक्ष रखने के लिए 3 तरीका का यूज किया जा सकता है। 3 प्रकार से अपने अंदर के विचार को किसी दूसरे के समक्ष हम रख सकते हैं। मौखिक भाषा, अगर अपने अंदर के विचार को बोल के किसी के सामने प्रकट करते हैं तो उसको हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। जब हमारे अंदर किसी प्रकार के विचार चल रहा होता है और उसको हम लिख के किसी दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं तो उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। जब हम इशारों में बात करने लगते हैं, इधर उधर इशारा से जब बात करते हैं तो अपने अंदर के विचार को जब हम इशारा के माध्यम से किसी को बताते हैं या समझाते हैं तो उसको हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। गाड़ी का हॉर्न बजाना, गाड़ी का हॉर्न बजा देने से अगला गाड़ी हट जाता है और साइड मिल जाता है, इसमें हम लोग किस भाषा का प्रयोग किए? तो मौखिक भाषा का प्रयोग किए। यानी एक आदमी अपने विचार या भाव को मौखिक रूप से दूसरे के समक्ष, दूसरे के पास रखा, अगला गाड़ी अपना हटा लिया, पिछला गाड़ी अपना लेकर चला गया। अगर कहीं गए हैं आप, अब बोर्ड पर लिखा हुआ है, अगर कहीं पे गए हैं, मान लीजिए कि दीवार के पास जाते हैं आप, दीवार पर लिखा हुआ होता है कि एक गधे का पुत्र यहाँ मत मूत। इसका मतलब आपको भाषा में लिख के समझाया गया कि अबे गधा यहाँ नहीं मूतना है आपको, ठीक है। तो जब लिख के समझाया जाए तो उसको लिखित भाषा कहते हैं। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और बोर्ड पे ऐसे एरो का चिन्ह बनाया गया हो, ऐसे एरो का चिन्ह, तो इसका मतलब क्या? संकेत कर रहा है कि इधर जाओ, दाएं जाओ या बाएं जाओ। तो उम्मीद करता हूं कि आपको भाषा और भाषा के प्रकार समझ में आया होगा। अच्छा, हम आप सबसे पूछना चाहते हैं कि इन तीनों भाषाओं में सबसे कठिन भाषा कौन है? लिखित भाषा है, मौखिक भाषा है या सांकेतिक भाषा है? और इन तीनों भाषाओं में सबसे आसान भाषा कौन है? तो आप सब कहिएगा कि सबसे कठिन भाषा कौन है? सांकेतिक। हाँ, एकदम जरूर। सांकेतिक भाषा बहुत ही कठिन होता है। इशारों में बात को समझना बहुत ही कठिन हो जाता है। संकेत के माध्यम से अगर कोई अपने विचार को दूसरे के पास समझाना चाहता है, दूसरों को अगर संकेत में समझाना चाहता है, उस भाषा को समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और इन तीनों भाषाओं में सबसे आसान भाषा कौन है? तो मौखिक भाषा है। एक अनपढ़ भी अपने विचार को अब मौखिक रूप से दूसरे के समक्ष रख सकता है और समझा सकता है। चलिए अब हम समझते हैं कि आखिर जो हमारा भाषा है हिंदी भाषा अभी आपको सोच के और सुन के बहुत गहरा ही चोट पहुंचने वाला है और बहुत गहरा ही आनंद आने वाला है। अभी तक जिनको हिंदी भाषा नहीं आती है वो तो मूर्ख ही हैं, लेकिन अभी तक जिनको अंग्रेजी ही केवल आती थी और हिंदी नहीं आती थी तो समझिए मूर्ख ही हैं। लेकिन जिनको अंग्रेजी नहीं आती है, हिंदी आती है, वो आज से गर्व महसूस करे, क्योंकि विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली तीसरी भाषा हिंदी भाषा है। विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली तीसरी भाषा हिंदी भाषा है। आइए देखते हैं हम लोग कि विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है कौन। विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। इससे पहले विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा मंदारिन थी, जो एक चीनी भाषा है, लेकिन अब हट गया है। मंदारिन दूसरे स्थान पर चला आया है और पहले स्थान पर अंग्रेजी भाषा आ गया है। तो विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। दूसरे नंबर पर विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा मंदारिन है, मंदारिन भाषा, मंदारिन। और विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली तीसरी भाषा हिंदी भाषा है। और विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली चौथी भाषा स्पेन है, स्पेन। और विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली पांचवी भाषा फ्रेंच है, पांचवी भाषा फ्रेंच है। आप सभी को यहां तक अभी तक समझ में आया होगा। चलिए अब हम समझते हैं कि आखिर हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा का डेवलपमेंट कहां से हुआ, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, इसको हम लोग समझते हैं। 2 सेकंड के लिए हम हटते हैं, आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम समझते हैं कि हिंदी भाषा का आखिर विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। चलिए, भारत के सबसे प्राचीन, सबसे पुराना ग्रंथ वेद है। भारत में आर्य लोग जब रहते थे, भारत में आर्य लोग रहते थे, तो आर्यों की भाषा जो थी वो भाषा संस्कृत थी, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। और हम लोगों की सबसे प्राचीन, सबसे पुराना ग्रंथ वेद है। वेद में सबसे पुराना, सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेद 4 प्रकार के होते हैं। जितने भी वेद है, सारे वेद किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि जब आर्य लोग भारत में रहते थे तो उनकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। इसीलिए हमारा जो प्राचीन ग्रंथ वेद है, इसको किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। एक बात ध्यान में रखिएगा, भाषा कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, भाषा 2 तरह के होता है। एक लौकिक भाषा होता है और एक साहित्यिक भाषा होता है। साहित्यिक, एक लौकिक भाषा और दूसरा साहित्यिक भाषा।
पुस्तकें जिस भाषा में छपी हुई है उस भाषा को हम लोग साहित्यिक भाषा कहते हैं, और अपने घर पे आसपास में जो भाषा बोला जाता है उसको लौकिक भाषा बोला जाता है। साहित्यिक भाषा में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लेकिन लौकिक भाषा बदलते रहता है। साहित्यिक भाषा अगर कोई लेखक परिवर्तन भी करना चाहेंगे, साहित्यिक भाषा में कोई लेखक परिवर्तन भी करना चाहेंगे तो लेखक अपने स्टैंड पर करेंगे। लेखक दमदार होंगे तब जाके साहित्यिक भाषा में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन लौकिक भाषा परिवर्तित होते रहता है। अभी आसपास में बोल रहे हैं, मान लीजिए कि 4 बच्चे एक ही गांव के, चारों बच्चे आपस में अपने बातचीत करते रहते हैं, लेकिन उसी में से कोई एक बच्चा निकल के चला गया दिल्ली पढ़ने के लिए। दिल्ली पढ़ने के लिए चला गया और दिल्ली में 4 साल तक पढ़ाई किया। 4 साल बाद पुनः वो अपने घर आया। जैसे बच्चा आया दिल्ली से घर आते मात्र तेरे को मेरे को तेरे को मेरे को करने लगेगा, यानी लौकिक भाषा चेंज हो गया, उस बच्चा का लौकिक भाषा चेंज हो गया। यानी लौकिक भाषा चेंज हो सकता है, साहित्यिक भाषा चेंज नहीं हो सकता है। अगर साहित्यिक भाषा को चेंज भी करना होगा किसी लेखक को, तो लेखक जब दमदार रहेंगे तभी साहित्यिक भाषा में परिवर्तन कर सकते हैं। पुस्तकों की जो भाषा है उसमें परिवर्तन ला सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकता है साहित्यिक भाषा में किसी भी प्रकार के परिवर्तन। ऐसे ही देखिए, समय और परिस्थिति के अनुसार यही संस्कृत भाषा पाली भाषा में बदल गया। देखिए, समय और परिस्थिति के अनुसार संस्कृत भाषा पाली भाषा में बदल गया, और ये पाली भाषा प्राकृत भाषा में बदल गया। पाली भाषा प्राकृत भाषा में बदल गया, और ये प्राकृत भाषा मागधी और अर्धमागधी भाषा में बदल गया। मागधी और अर्धमागधी, मागधी और अर्धमागधी भाषा में बदल गई। और इन्हीं मागधी अर्धमागधी एक और भाषा था, इन्हीं 3-4 भाषाओं से मिलकर किस भाषा का विकास हुआ? तो हिंदी भाषा का विकास हुआ। किस भाषा का विकास हुआ? हिंदी भाषा का विकास हुआ। समय और परिस्थिति के अनुसार संस्कृत भाषा पाली भाषा में बदल गई, पाली भाषा प्राकृत भाषा में बदल गई, और यह प्राकृत भाषा मागधी और अर्धमागधी भाषा में बदल गई। हम लोग की तरफ जो बोला जाता है बिहार साइड में, उसको हम लोग अर्धमागधी भाषा कहते हैं। देखिएगा, दिल्ली साइड में जो हिंदी भाषा बोला जाता है वो फास्ट बोला जाता है। दिल्ली साइड में हिंदी भाषा फास्ट बोला जाता है, फास्ट। लेकिन हम लोग के साइड में, हम लोग के पश्चिम साइड में जो भाषा बोला जाता है वो स्लो बोला जाता है, स्लो भाषा बोला जाता है। कारण क्या है कि इधर फास्ट बोला जाता है, इधर स्लो बोला जाता है? तो दिल्ली में आक्रमण का प्रभाव बहुत ज्यादा था, आक्रमण का प्रभाव दिल्ली साइड में बहुत ज्यादा था। इसीलिए दिल्ली साइड में जितने भी लोग रहते थे उनको हिंदी तेजी बोलना था, इसलिए इनका जो हिंदी है वो फास्ट है। हम लोग और आक्रमण के प्रभाव नहीं था, इसीलिए हम लोग का जो हिंदी भाषा है वो स्लो है। हम लोग हिंदी भाषा बोलते थे कुछ उसमें ईकार उकार रे ते ये सब मिला के ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा ही बोल देते हैं। जैसे हम लोग की तरफ क्या बोला जाता है? कहाँ गई है रे, केने गइल बानी रे, खाना खैलो हमन की ना रे, केने गइनू रे, खाना खैले छै कि नहीं रे। मतलब कि अनेक प्रकार के थोड़ी सी हिंदी भाषा में भी हम लोग परिवर्तन कर देते हैं। तो आप समझे कि हिंदी भाषा के विकास कैसे हुआ, हम लोग के साइड में हिंदी भाषा क्यों स्लो है और दिल्ली साइड में हिंदी भाषा क्यों फास्ट है। अब समझते हैं कि जो हमारा देश भारत देश है, भारत देश के लिए राष्ट्रभाषा क्या है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया, राजभाषा घोषित कर दिया गया। इसलिए हम लोग उसी दिन से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। राजभाषा घोषित कर दिया गया, हिंदी भाषा को राजभाषा। राजभाषा अलग है, राज्य के लिए बोला गया कि राज्य के लिए भाषा है, देश के लिए, पूरे देश के लिए भाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा, भारत के लिए राष्ट्रभाषा, भारत के लिए राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, भारत के लिए राष्ट्रभाषा अभी तक कोई नहीं है। भारतीय संविधान के 8वां अनुसूची में, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, भाषाओं का उल्लेख है। और 8वीं सूची में, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, यानी 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है, 22 भाषाओं को संविधान में दर्ज किया गया है, संविधान में दर्ज किया गया है। इसमें हिंदी भाषा है, राज्य का ही है, जाइएगा तो डोंगरी है,